हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को हम क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। अब वीडियो पे बने रहिएगा। चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी, यानी सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी को एकत्रित करेंगे, ग्रहों की जानकारी को एकत्रित करेंगे, इसके साथ ही साथ सूर्य की जानकारी को और ब्रह्मांड संबंधी सभी परिभाषा शब्दावली को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पे आप बने रहिएगा, ये बहुत यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं वीडियो के। खगोलीय पिंड होता क्या है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। खगोलीय पिंड आपका होता क्या है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सारी वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, क्या है खगोलीय पिंड। क्या होता है, वे वस्तुएं जो आकाश में, क्या है, आकाश में रात को चमकती हुई दिखाई देती हैं, वो आपको कहलाती हैं क्या, खगोलीय पिंड कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पूरी के पूरी यहाँ पे डिस्कस यहाँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे तारा। तारा क्या होता है, तारा वो चीज़ है जो बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इनका आकार बड़ा होता है। पहले याद रखिएगा, आकार बड़ा होता है और ये गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, यानी ये गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट के लिए हम बात करते थे, गैसों के बने होते हैं। इन तीसरे पॉइंट के लिए हम बात करते हैं तो इनके पास अपने स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होता है। याद रखिएगा, तारा, स्टार्स क्या है, इनके पास स्वयं की ऊष्मा होती है और प्रकाश होते हैं। क्या होता है, स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, जिसका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो हमने 3 चीज़ यहाँ पे सीखी है। और दूसरा क्या है, सूर्य भी एक तारा है। कभी आपके प्रश्न में यदि आ जाता है कि सूर्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य भी एक तारा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे भी चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तारामंडल। क्या बात करते हैं, तारामंडल। तारामंडल विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती हैं। तो एक डेफिनेशन जो हमारी परिभाषाएं होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती हैं। दूसरा उदाहरण के लिए हम बात करते हैं मेजर या वीय सप्तऋषि तारामंडल। ये सभी चीज़ें आपको उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। विशेष क्या है इसके बारे में, तारों की सहायता से हम रात के समय दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। किसकी सहायता से, तारों की सहायता से हम रात में दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की दिशा में होने कर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही दिखाई देता है। यानी ये कहने में हमारा दिलचस्प ये होगा कि हम तारों की सहायता से भी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। और जो ध्रुव तारा होता है वो उत्तरी ध्रुव में सीधा होने के कारण, कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव में सीधा होने के कारण हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। कहाँ पे, हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं और इसी कड़ी में आपको और भी चीज़ें क्लियर करेंगे कि अब सूर्य क्या होता है। आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सूर्य होता क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य आपका सौरमंडल के केंद्र में है। यह विशाल है और बेहद गर्म गैसों से बना हुआ है। पहला क्या है आपका, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। दूसरा, यह विशाल है और बेहद गर्म गैसों से बना है। तीसरे बात करेंगे, यदि हम तीसरी बात करते हैं इसमें, तो इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव मंडल जो आपको इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। दूसरी की बात करते हैं कि सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। कौन सा है, सूर्य जो है सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। और इसकी यदि हम दूरी की बात करते हैं, प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस चीज़ का आप कंठस्थ जरूर करिएगा। आगे चलते हैं। सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन नाभिकीय संलयन न्यूक्लियन फ्यूजन के द्वारा होता है। इस चीज को आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं।
आगे की हम बात करते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम हमारा क्या होता है। सूर्य, 8 ग्रह एवं उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंडे जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। किन चीज़ों के लिए आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सूर्य जो है, 8 ग्रह एवं उनके उपग्रह, उनसे ये उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का ये निर्माण करते हैं। सूर्य इसके केंद्र में होता है, सूर्य इसके केंद्र में होता है तथा सभी आकाशीय पिंड सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम बात करेंगे आपका कि ग्रह क्या होता है। ग्रह यह एक खगोलीय पिंड है। क्या है? यह एक खगोलीय पिंड है जिनके क्या है, ये एक खगोलीय पिंड है जिनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ग्रह क्या है? ये खगोलीय पिंड है लेकिन इनके पास ना तो प्रकाश होती है ना ही स्वयं की ऊष्मा होती है। वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। क्या होते हैं ये? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और यदि हम बात करते हैं कि प्लेनेट ग्रीक भाषा के से बना है, याद रखिए प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेटेन से बना है जिसका अर्थ है परिभ्रमक या चारों ओर चक्कर लगाना। तारा ग्रह क्या है, किससे बना हुआ है और इसका कार्य क्या है, आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो पे बना रहिए कि यदि आपने इस पूरी वीडियो के आपने देख रखा है तो इसके बाद आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की या किसी और जगह जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इस ग्रह में इस तरह देखिए, पहले क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। कितने हैं? अरुण और वरुण इनको बोलते हैं। तो हमारे पास जो ग्रह है वो 8 हैं जो इस तरह के आपके सामने दर्शित किए गए हैं। तो आखिर में हर चीज़ आपको क्लियर करनी होगी और ये चीज़ें आपको हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पे आप जरूर बने रहिएगा। आगे चलेंगे, हम बात करेंगे ग्रह। ग्रह को आगे से बात करते हैं। हमने 4 पॉइंट को डिस्कस किया था, यहाँ से 5वें पॉइंट को लेते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित क्या है? एक निश्चित दीर्घावस्था यानी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इस पथ को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। यदि हम बात करते हैं कि हमने आपको क्या बताया कि सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार यानी गोलाकार में क्या करते हैं? वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसके बाद हम और अभी आगे डिस्कस करते हैं। 6वां बिंदु क्या है? शुक्र पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से बहुत मिलता है। शुक्र की बात यदि हम करते हैं तो शुक्र जो ग्रह आपका है वो पृथ्वी के ग्रह के समान ही है। क्या है? समान ही है। इसका आकार है वो पृथ्वी के साइज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आकार की बात कर रहा हूँ, जो पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। और शुक्र ग्रह अत्यंत चमकीला होने के कारण इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा क्यों कहते हैं? चमकना की अवस्था के कारण इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं भोर का तारा भी बोला जाता है। 7वां पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया है? अगस्त 2006 तक प्लूटो का सौर मंडल का ग्रह माना जाता था। अगस्त 2006 तक प्लूटो को सौर मंडल का ग्रह माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के निर्णय अनुसार अब यह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि यह नेपच्यून कक्षा को काटता है। अभी इन बैन ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। किस में रखा गया? ये बैन ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। 8वां पॉइंट क्या कहलाता है? आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोलीय क्या थे? खगोलीय शास्त्री थे। कौन से? आर्यभट्ट जो है आपके भारत के प्राचीन खगोलीय शास्त्री थे जो खगोल के बारे में, इन सभी पिंड, ग्रह, उपग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते थे। इनके पास संपूर्ण जानकारी का विवरण होता था। उन्होंने कहा है कि परिवर्तित सूर्य के
प्रकाश के कारण चंद्रमा और ग्रह चमकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा और ग्रह चमकते हैं, यानी इनका चमकने का जो कारण है वो है हमारा सूर्य का प्रकाश। और बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। यह एक बेल्ट असंख्य छोटे छोटे पिंड से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, इनकी संरचना क्या है, ये अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। आगे हम बात करेंगे। अब पूरी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी क्या है, पूरी जानकारी आपको एकत्रित करवाएंगे। आपको वीडियो पे आप बने रहिएगा। पृथ्वी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। आकार में यह सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। देखिए, सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपको हम क्लियर कराते हैं। पहला क्या है कि ये तीसरा ग्रह है। दूरी के अनुसार पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है और सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना। पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोल ना होकर यह ध्रुवों पर चिपटी है, यानी चपटी है। इसका स्वयं का अपना एक आकार है जिसे भू आकार कहा जाता है। ठीक है ना। इसका खुद का अपना एक आकार है। जीवन में अनुकूल परिस्थिति होने के कारण पृथ्वी में सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी में क्या है कि जीवन में प्रतीत हम और आप सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी हर एक प्राणी का यहाँ पे निवास है। इसलिए इसको अनेक तरह के अद्भुत ग्रह के रूप में लोग कहते हैं कि बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। पानी अधिकता होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आपको पता है हमारे पृथ्वी में कितने % पानी है, या आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अत्यधिक जल होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास, इसलिए पृथ्वी में अत्यधिक जल होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, हम इनको पूरे टॉपिक को हम कवर करते हैं। इसके बाद हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करें। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। क्या है, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है, 1/4 है। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी। यह एक पृथ्वी से, इसको किस तरह से याद करने की हम कोशिश करेंगे। 384,400 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। चंद्रमा की यदि हम बात करेंगे तो ये हमारे पृथ्वी से पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है ना। ये पृथ्वी से इतने किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितना, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। और ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगभग इतने ही दिनों में पूरा करता है। पृथ्वी का जो चक्कर है वो चंद्रमा 27 दिनों में पूरा करता है। और एक राउंड, एक वो दीर्घ वृत्ताकार जो राउंड लगाता अपने ऑर्बिट का, वो भी लगभग इतने ही दिन में पूरा करता है। इसलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा केवल एक ही भाग में हमें दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं और हम उपग्रहों की बात करते हैं। उपग्रह क्या है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले किसने यहाँ चंद्रमा में पैर रखा था। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो नील, किसको कहते हैं, 21 जुलाई 1919 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति थे। वो क्या थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या थे, आर्मस्ट्रॉन्ग। नील जो थे वो चंद्रमा में पहली बार कदम रखे थे। वो भी लगभग 1969 में ये पहली बार जो है चंद्रमा में कदम रखे थे। उपग्रह क्या होता है, सैटेलाइट क्या होती हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह ग्रह वर्तमान में शनि है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। यानी जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। मानव निर्मित, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उनकी हम बात करते हैं। मानव निर्मित एक कृत्रिम पिंड है। क्या है, कृत्रिम पिंड। वैज्ञानिकों के अनुसार
क्या बोलते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड की परम जानकारी एकत्रित करना होता है, पृथ्वी के माध्यम से संचारित किया जाता है, जिसे हम मानव निर्मित कहते हैं। आगे हम बात करेंगे क्या होता है कि क्षुद्रग्रह। क्षुद्रग्रह क्या होता है, तारों, ग्रहों व उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, जिसे हम क्षुद्रग्रह कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उल्का पिंड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम उल्का पिंड के बारे में बात करेंगे कि उल्का पिंड होता क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। इनके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये अपने हाथ से भरकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ वायुमंडल में ही घर्षण से प्राप्त हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, आप वीडियो पे बने रहिएगा। तीसरा जो टॉपिक है उनको हम बात करते हैं, वीडियो बायोलिंगुअल है, मैं हिंदी से पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। किंतु कुछ पृथ्वी से टकरा के जैव मंडल में को भारी नुकसान पहुँचाते हैं। हम पृथ्वी की सतह पर गहरे गड्ढे का निर्माण करते हैं, जिसको हम उल्का पिंड यानी बिजली कहते हैं, कभी चमकते, कभी आपने देखा हुआ गिरी है, तो वही चीज़ आपका उल्का पिंड कहलाती है। और चीज़ें आपको पूरे इकट्ठा करके बता रहा हूँ, हर एक जानकारी को एकत्रित करके आपको मैं दे रहा हूँ, तो वीडियो पे आप बने जरूर रहिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं आकाश गंगा क्या होता है। आकाश गंगा क्या होता है, आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। खुले आसमान में जब आसमान की ओर आप जाएंगे और देखेंगे तो खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैलेगी सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई वाली करोड़ों तारे समूह को आकाश गंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। ये टॉपिक पढ़ने के टाइम पे आप यदि बाहर निकल के देखेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ आपने देखे हैं बाहर किस तरह से दिखाई देती है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हमने पूरे की प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश यहाँ पे की हुए हैं। खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाली करोड़ों तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वो आकाशगंगा बोलते हैं। इनमें गैसों में असंख्य बादल भी पाए जाते हैं, इन गैसों में असंख्य बादल भी पाए जाते हैं। टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, याद रखिएगा, ये काफ़ी कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट कर दे। थर्ड पॉइंट में हम जो लिखे हैं उसको बात करेंगे। सौरमंडल में मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है। सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही यानी गैलेक्सी का ही पार्ट है। आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं तो आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अर्थात हमारे असीमित ब्रह्मांड को लगातार विस्तार हो रहा है। ये सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं और हमारे असीमित ब्रह्मांड का ये विस्तार कर रही हैं। तो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये देखिए यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे रही हो कि क्या है, कहाँ पे है, शनि क्या है और बृहस्पति क्या है, तो पृथ्वी कहाँ पे है, मंगल कहाँ पे है, आपका बुध कहाँ पे है, सूर्य कहाँ पे है और ये ग्रहों की शुक्र क्या है। तो इन सब चीज़ों की स्थिति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। वीडियो पे यदि आपने पूरा देखा है, ध्यान से सुना हो, तो इसके अलावा और कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप क्लास 6 की NCERT की चीज़ों को आप समझना चाहते हैं। आगे भी चलेंगे और इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने देख रखा है हमारा सोलर सिस्टम की यदि हम बात करेंगे तो आपने देख रखा है सोलर सिस्टम, आपने देख रखा है पूरी के पूरे चीज़ें आपको यहाँ पे एकदम क्लियर वाइज समझाई गई है। तो इसलिए वीडियो पे आप पूरा देखिएगा, वीडियो पॉज करिएगा इस जगह पे और आपने वीडियो को देखा, वीडियो लेंदी ना हो इसलिए आपको हम चीज़ों को स्किप करते हुए आपको बता रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में जो क्वेश्चन आंसर है इन सब चीज़ों को आप पढ़िएगा, आपके यहाँ से एक चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको मिलेंगे, आप वीडियो पे ज़रूर पूरा देखा करिएगा और जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिएगा, जिससे हम आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर कर सकें। इसके बाद हम चैप्टर
दो की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, याद बता रहा हूँ, जिससे हम अक्षांश और देशांतर इतने अच्छे से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आप वीडियो पे बने रहिएगा और अक्षांश और देशांतर के बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पे एकत्रित करेंगे। अक्षांश देशांतर होता क्या है, इन सब चीज़ों के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, यहाँ पे पहला जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो ब्रह्मांड के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। ग्रहों की जानकारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य की जानकारी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सूर्य की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड संबंधी परिभाषाएं एवं शब्दावली को यहाँ पे हम पूरी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है अक्ष, क्या होता है एक्सिस, क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक ग्लोबल में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोबल में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोबल को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। कहाँ पे? पूर्व किसकी ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाया जाता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई भी सुई नहीं होती जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, जो यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना। हम बात करेंगे इक्वेटर क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आपको यदि आपने हमारा और भी वीडियो देखा होगा तो मैं इसको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। विषुवत रेखा क्या होती है? यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या है? यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा दक्षिण में स्थित को क्या हम बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। चलिए एक बार और हम बात कर लेते हैं कि हमारी विषुवत रेखा क्या होती है। हमारी विषुवत रेखा ये होती है कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो इसका ये जो हमारी रेखा है नहीं, इसको जो एक बराबर पार्ट में विभाजित करती है तो इस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी में स्थित, पृथ्वी के उत्तर भाग में आधे में स्थित क्या होता है? को उत्तरी गोलार्ध होता है, जो उत्तर में वाला पोर्शन रहता है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारा है, यदि हमारा ये इंडिया की स्थिति ये है तो हमारा जो ऊपरी हिस्सा रहेगा उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, जो हमारा दक्षिणी बात रहेगा उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं ये दोनों बराबर आधे भाग को। देखिए आधे भाग के बराबर होते हैं। इस प्रकार विषुवत पृथ्वी पे एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि विषुवत रेखा के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम चलेंगे अक्षांश क्या होता है, लेटीट्यूड क्या होता है, उनके बारे में। विषुवत रेखा विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी अक्षांश ही कहलाते हैं, सभी अक्षांश कहलाते हैं। यानी जो भी पैरेलल लाइन होती है वो कभी क्या कहलाती है? वो कह रहे थे विषुवत वृत्त। यानी जो पैरेलल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और देशांतर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उनको बारे में हम बता देते हैं। ये आपने देख रखा है, ये देखिए ये हमारी ये पृथ्वी है, ये आपने देख रखा है। ये हमारी जो क्या है, ये इक्वेटर जो आपकी है, जो विषुवत रेखा है। ठीक है ना। इसके बाद हम सारे ये भी आपने देख रखा जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा है, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं। सब चीज़ों को हम हिंदी में भी बताएंगे। यहाँ पे आप एक बार इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत रेखा 0 डिग्री की होती है। उत्तरी ध्रुव 90 देखता, दक्षिणी ध्रुव आपने देख रहा 90 डिग्री पे होते हैं। कि अतिरिक्त संपूर्ण महत्वपूर्ण अक्षाएं समांतर रेखाएं और भी हैं। ठीक है ना। इसको हम बात करते हैं उत्तरी ध्रुव में। ये देखिए आपका 23.5 डिग्री जो है आपका क्या है, 23.5 डिग्री ये आपका कर्क रेखा है। दक्षिण मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा यहाँ पे आपने देख रखा है कितने डिग्री में, 66/1 सही 1/2। तो उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए आपको पृथ्वी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये आपका कहलाएगा नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ वाला है। ये साउथ है आपका, इक्वेटर से आपका 0 डिग्री में है, आपने ये देख रखा 30 है, ये 60 है आपका, ये है। और ये जो है आपका लेटीट्यूड है, आपने पहले ही पढ़ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी की पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए हमने किन चीज़ों को आपको बताया है, ये देखिए आपको यहाँ पे पूरे की पूरी चीज़ें आपको
फिगर मेंटेन है, आप इस फिगर को ज़रूर एक बार देखिएगा तो आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद हम और भी चीज़ें को हम यहाँ पे बात करते हैं। पृथ्वी में आप ये देख रखे हैं कि ये देखिए, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए आपकी क्या है, ये विषुवत रेखा है। इसके बाद यहाँ पे आपने देख रखा है कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। यहाँ से आप काफ़ी कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये है आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री बोलते हैं और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री होती है। और फ़र्क इतना है कि कर्क रेखा जो आपकी विषुवत रेखा के ऊपर होती है और मकर रेखा जो आपकी विषुवत रेखा के नीचे होती है। कर्क रेखा के ऊपर आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका कौन सा जोन लगता है, कौन सा क्षेत्र लगता है, इसे हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं और नीचे वाले एरिया को आपको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने देख रखा है कि ये जो डिग्रियां आपके पास दिखाई दे, ये आपने देख रखा है और ये भी देख रखा है कि जितनी भी आपने डिग्री देखी होगी, जितने एंगल का कोण आपने देखा होगा, हर एक का साइज लगभग बराबर है। कि यहाँ पे आपने देख रखा है कर्क रेखा। तो हमारे कहने का मतलब ये है, याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने यदि एक चीज़ को याद रख लिया तो आपको 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री आपने याद रखना है, क्योंकि मकर रेखा और कर्क रेखा इतने की होती है। विषुवत डिग्री रेखा, विषुवत जो रेखा होती है 0 होती है, बाकी जो रेखाएँ होती है वो आपके 66.5 डिग्री की होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ चीज़ों को और भी डिस्कस करेंगे। कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य में एक बार दोपहर के सिर पर ठीक ऊपर होता है, इसलिए इसमें सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं, ठीक है ना। कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष भर में दोपहर में, याद है ना आपको, जून माह में, याद रखिए वो डेट हमें जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, जून में कब हमारा सूरज ऊपर रहता है वो डेट आप जरूर बताइएगा। उस समय सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है जब सूर्य हमारे जस्ट ऊपर होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बताया गया। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर पर नहीं होता। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद कभी भी सूर्य जो है बीच में नहीं होता, इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। ध्रुवों की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, ध्रुवों की तरह सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा का दक्षिणी वाले क्षेत्र का तापमान मध्य में रहता है, इसलिए हम इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो आखिर में चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देशांतर क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। देशांतर होता क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने वाले उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त और भी जानकारी की आवश्यकता होती है। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त और भी जानकारियाँ आवश्यक होती हैं। आप देख के कह सकते हैं कि यह प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर की स्थित के मलेशिया को कौन सा अक्षांश में 20 डिग्री अक्षांश दक्षिणी में पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ रही होंगी। मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको मैं क्लियर करा दूंगा, वीडियो पे आप बने रहिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे देशांतर और समय के मध्य क्या होता है। ग्रीनविच GMT जिसको आप बोलते हैं कि स्थिर प्रमुख एवं उत्तर पर सूर्य की समय एक आकाश के सबसे ऊंची बिंदु पर होता है। उस समय मायोत्तर की स्थिति में कहीं भी स्थान पर दोपहर होगी। इसमें सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में जिनका समय निर्धारण ग्रीनविच के आगे, जो पश्चिम में उनका ग्रीनविच का निर्धारण समय पीछे है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पूर्व की ओर है GMT जो आपने लाइन देखा ग्रीनविच टाइम, तो जो पूर्व की दिशा में है वो आगे है, जो पश्चिम की दिशा में है वो पीछे है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपने 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है, तीसरे की आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पे आप बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं
और इस चैप्टर में हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो पे आप बने रहिए। देखिए, पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है। हम गति की बात करें तो दो प्रकार की होती है, जिससे हम एक रोटेशन बोलते हैं यानी घूर्णन बोलते हैं, एक परिक्रमा यानी रेवोल्यूशन बोलते हैं। यानी दो चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या बोलते हैं, एक घूर्णन और एक का परिक्रमण बोलते हैं। अब ये क्या होता है, रोटेशन आपका क्या होता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका, रोटेशन कहलाता है। तो चीज़ें आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद यदि हम परिक्रमण की बात करते हैं तो सूर्य के क्या है, इसमें हम देखते हैं सूर्य के चारों ओर एक मतलब याद रखिए, मैं देश की बात कर रहा हूँ, सूर्य के चारों ओर एक देश की पृथ्वी की गति उसकी परिक्रमा कहलाती है। तो यदि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो तो आप थंबनेल जरूर कर दिया करिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे हम चलते हैं, इस चीज़ को और कंटिन्यू करेंगे। और जिस चीज़ों को आपको समझ में नहीं आया तो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, हम चीज़ों को पूरा दोबारा उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कक्षीय समतल यानी ऑर्बिट प्लेस क्या होता है। हम कक्षा यानी ऑर्बिट को, हम कक्षे जो रहेंगे उसको हम ऑर्बिट बोलेंगे। देखिए जो कक्षे, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा, याद रखिए, जो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है वो कक्षीय समतल कहलाता है। यानी वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है वह कक्षीय समतल कहलाता है। इसके प्रदीप्त वृत्त की बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको दो पॉइंट में हमने डिस्कस किया। पहला क्या, ग्लोबल पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है। ग्लोबल पर वह वृत्त, वह गोला, वह आकृति जो आपको दिन और रात में विभाजन बताता है, विभाजित करता है, वह आपका प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, यह वृक्ष अक्ष के साथ नहीं मिलता। इस बात को आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्न आपके आते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आगे हम चलेंगे, उसको भी हम चर्चा करेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट्स बातें हैं उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे निकलते हैं। देखिए आपका हम पूरी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए आपकी कौन सा, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, ये है घूर्णन का पृथ्वी पर दिन और रात। देखिए घूर्णन के कारण पृथ्वी के दिन और रात, ये आपका सूर्य है। तो जिस सतह पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यानी ये जो वाला पार्ट है आपका, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट में जो आपने देख रखा है, ये सूर्य की किरणें जा रही हैं, यहाँ पे आपका दिन हो रहा है। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं जा रही, अर्थात यहाँ पे अंधेरा है। रात्रि के समय आपने देखा है कि सूर्य नहीं निकलता। ये जिस पार्ट में, जिस भाग में जैसे ही पृथ्वी का घूर्णन होता है, पृथ्वी घूमती है अपने ही अक्ष पर, तो वहाँ पे जब आपका सूर्य होता है, वहाँ पे जिस अक्ष की ओर निकलता है, जिस साइड आपका सूर्य पड़ता है, वहाँ पे दिन होता है और उसके जस्ट अपोजिट आपकी रात होती है। आगे भी हम कक्षीय समतल झुकाव की बात करते हैं। तो आपने देख रखा है कि आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। ये चीज़ें आपको हमने पहले क्लास में बता दिया है, और यदि आपने नहीं देखा हो तो वीडियो आप जरूर कर दिएगा। अब आपने देख रखा है, यदि हमने 90 डिग्री का यहाँ कोण खींचा है और पृथ्वी का ये समतलीय अक्षल है, ठीक है ना, जो पैरेलल है, यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव, इनके बीच कितने का अंश का कोण बन रहा है, 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है। ये शायद 23 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये आपके बीच में किसके बात बता रहा है, उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के कक्षीय समतल के लंब की स्थिति बता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, जितनी भी इम्पोर्टेंट्स बातें सब आपके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। पृथ्वी होती क्या है, हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा, यानी याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा करने में कितने घंटे का कितने समय लगते हैं, वह समय है 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष को एक घर्षण, यानी एक चक्कर लगाने में कितने लेती है, 24 घंटे का समय लेती है। याद रखिएगा, मैंने चंद्रमा को बताया था लगभग 17 घंटे लेता है। तो याद रखिएगा, उस पॉइंट को भी आप अपने नोट करिएगा, क्योंकि वीडियो आप इतनी पूरा देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर जरूर होती जाएंगी। आगे चलते हैं हम।
दूसरा पॉइंट हमने क्या मेंशन किया है, यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है, यानी डेली, दिस इज अ डेली रूटीन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की ये दैनिक गति होती है। तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिनों में, एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। क्या है, सूर्य का कितने एक चक्कर लगाती है, इसलिए हम एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसलिए पृथ्वी जो है एक वर्ष यानी 365 दिन में किसका, सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए हम लोग उसे 301 साल को 365 दिन में मानते हैं। ठीक है ना, इन सब चीज़ों को आप यदि भली बात याद करेंगे तो आगे एग्जाम के लिए बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। आगे चलते हैं। एक अतिरिक्त वर्ष यानी लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है उनको भी हम बात करते हैं। मतलब 4 साल बाद आपको पता है ना, फरवरी आपको 29 तारीख होती है, 28-29 फरवरी होती है, जब 29 को होती है उसे हम लीप ईयर से बोलते हैं। तो 4 वर्ष में प्रत्येक एक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे, ठीक है ना, 6 घंटे, यानी जब हम 4 वर्ष हो गए, जो हमारे 6 घंटे बचे हुए थे तो कितने 24 में कन्वर्ट हो गए। तो जब 24 में हो गए यानी 24 घंटे का हमारा एक दिन बन जाता, वही हमारा 366 दिन कहलाता है। तो याद रखिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष को फरवरी 29 को हो जाती है, ऐसे वर्ष में 366 दिन होता है और इसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो आपको ये चीज़ भी डाउट क्लियर होगा कि लीप ईयर कैसे बना, फरवरी 28 दिन की कैसे होती है और 29 दिन कैसे होती है, सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि हमारा जो पृथ्वी है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगाते हैं, 365 दिन 6 घंटे लगाते हैं और ये 6 घंटे 4 साल में मिलके एक दिन का निर्माण करता है और इसीलिए वो एक दिन बढ़ जाता है 366 में। और जब आपका 366 हो जाता है तो वो आपका लीप वर्ष कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, पूरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं, आप वीडियो पे बने रहिएगा। पृथ्वी की गतियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, आपको बता दूं जो भी यहाँ पे ट्रांसलेशन किया गया है ये गूगल से ट्रांसलेट नहीं किया गया है, ये सीधे आपके एनसीईआरटी से उठाया गया है, टॉपिक है एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट उठा लिया गया है। तो गूगल ट्रांसलेशन नहीं है, आप दोनों चीज़ें दोनों लोग पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट बात करते हैं, एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। तो ऋतुओं को कितने में बांटा जाता है, एक आपका हो गया गर्मी, दूसरा सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पता हो गई होगी कि हमने ऋतुओं को भी देखिए, यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे तो आपको आगे जो आने वाले कक्षाओं में है वो और भी सरल हो जाएगा, क्योंकि आपने कहीं न कहीं चीज़ों को पढ़ा है तो आपको माइंड में ज़रूर एक बार रिवीजन के तौर पे याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, सेकंड टॉपिक है ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। सूर्य के चारों पृथ्वी की स्थिति घूमता है, हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है, इसके परिवर्तन के कारण ये सब चीज़ें होता है। दूसरी बात करते हैं, दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण होता है। ये आपको मैंने अभी जस्ट ही बताया कि पृथ्वी की है, मैंने चित्र में भी आपको एक मेंशन किया हुआ है, आप वीडियो को जरूर एक बार पॉज करके देख लीजिएगा कि ये जो दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है, पृथ्वी की गति के घूमने के कारण होता है, गति के घूमने के कारण होता है। आगे हम चलते हैं, पूरी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, वीडियो पे आप बने रहिएगा। देखिए आपका यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन किया गया है, पृथ्वी की परिक्रमा एवं ऋतुएं। चित्र में क्या बताया गया, पृथ्वी की परिक्रमा एवं ऋतुएं। ये आपकी सूर्य है, आपने बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये सूर्य है आपका, ये आपकी देखिए शरद ऋतु कब आती है, तो विश्वत 23 दिसंबर, यानी ये आपने देख लिखा 23 दिसंबर को बसंत ऋतु के बाद क्या है, ये आपकी शरद ऋतु है। ये आपको कहाँ पे है याद रखिएगा, ये कहाँ पे आ रहा है, जब किस तरह से घूर्णन गति कर रहा है। एक बार दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 21 दिसंबर तक, ये उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु आ जाती है। इसके बाद ये देखिए बसंत ऋतु कब आती है, 21 मार्च को, और
21 जून को आपका किस गोलार्ध में रहता है? ये दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। इन जो पृथ्वी के घूमने की गति है, किस तरह से घूम रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे चीज़ों को बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी की चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यदि आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और भी चीज़ों को, उनको पे हम डिस्कस करेंगे। और उत्तरी आयान, नॉर्थ सोलर, उत्तरी आयान की बात करते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। कब झुका होता है? 21 जून को। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका रहता है। सूर्य की किरणें, याद रखिए, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें आपकी कर्क रेखा के सीधी पड़ती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में ऊष्मा कम प्राप्त होती है। जो क्षेत्र ध्रुव के पास होते हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पे जो हीट है यानी गर्मी है बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। याद रखिएगा, जहाँ पे सीधी किरणें पड़ेंगी वहाँ पे ऊष्मा यानी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और जहाँ पे किरणें आपके तिरछी पड़ती हैं वहाँ पे जो है गर्मी की कम रहती है। यानी इसी कारण हम ये कहते हैं कि ध्रुव पर क्या होता है, उस ध्रुव वाले क्षेत्र में ऊष्मा यानी गर्मी कम प्राप्त होती है। दूसरी बात हम बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव में सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव किसकी तरफ झुका होता है? वो सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव कर्क रेखा के बाद का भाग लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कब तक दिन रहता है? लगातार लगभग 6 महीने के आसपास वहाँ पे दिन रहता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे जो भी टॉपिक है पूरा हम क्लियर करते जाएंगे। वीडियो पे आप ज़रूर बने रहिएगा, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछा करिए। दूसरी हम जो चौथा पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो पॉइंट क्या है कि क्योंकि उत्तरी ध्रुव बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून में इन क्षेत्रों में दिन में सबसे बड़े और सबसे छोटी रात होती है। याद रखिएगा कि 21 जून में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न एक और बता रहा हूँ। 21 जून को इन क्षेत्रों में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। यहाँ पे जो गांव की भाषा है उसको उत्तरायण बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपने देख रखा रोटेशन, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ रोटेशन कैसा है। देखिए आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी इक्वेटर यानी विषुवत रेखा आपकी है। ये आपका एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, एक्सिस पे आपका रोटेट हो रहा है। ये आपकी सन की किरणें हैं। तो आपने देख रखा है सन की किरणें, जहाँ पे आपको लाइट वाला पोर्शन, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ सन की किरणें यहाँ पे पड़ रही है। ये जो ऑर्बिट वाला ये पोर्शन है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ की किरणें कम पड़ेंगी और ये पोर्शन आपकी ज़्यादा किरणें पड़ेंगी। तो इन किरणों में आपका इन जगह पे गर्मियों का जो है सन की किरणें एकदम सीधे पड़ती हैं, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण आयाम क्या होता है। दक्षिण आयाम 22 दिसंबर को, याद रखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर किस पे 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं। ठीक है ना। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दूसरी बात करेंगे, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध की बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस क्या करेंगे कि इसीलिए दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में दिन बड़े रात छोटी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिए, कोई भी अगर डाउट हो तो हम आसानी से आपको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद विषुवत क्या होता है, विषुवत क्या होता है उनको हम बात करते हैं।
21 मार्च क्या है, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ये भी एक जीके का प्रश्न हो गया जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। 21 मार्च व 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो हैं विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, तो ये आप याद रखिएगा, उस टाइम पे गर्मी का मौसम आपका ज़्यादा होता है, उस दिन गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका रहता, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। याद रखिएगा, दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि इस टाइम पे कोई भी आपका क्या है, कोई भी ध्रुव यानी तारा कोई भी झुका नहीं रहता। इसको विषुवत कहा जाता है, इसको विषुवत कहा जाता है। तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, वीडियो पे आप बने रहिएगा। अब हम विषुवत के चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ये भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। देखिए, सब चीज़ें निर्भर करती है आपका स्थिति यानी घुमाव की स्थिति, सूर्य की परिक्रमा की, पृथ्वी को अपने अक्ष के घूमने की, बस दो ही चीज़ ही निर्भर करती है हर चीज़ के लिए, मौसम परिवर्तन का। मौसम परिवर्तन अर्थात ऋतुओं के कारण ही तो मौसम परिवर्तित होता है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है आपका पृथ्वी की गति, घूर्णन गति सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को विपरीत होता है। 23 याद रखिएगा, एक चीज़ को आप याद रखिएगा, डेट आपको याद रखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे भी हम चलते हैं। देखिए, ये आपको बताया गया है, ये आपका, इसको आप एक बार जरूर आपको इसको देख लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि हमने जितनी चीज़ें की बता रहा हूँ वही आपको इम्पोर्टेंट्स है, पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो एक बार आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि कोई भी है तो आपने यहाँ पे देख रखा है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव है, उनको भी हम कर देते हैं। नीचे दिए गए कथनों के विचार कीजिए कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की स्थिति कक्षा में गति परिक्रमा कहते हैं। उत्तर में कोई आंसर सही नहीं है, तो ये आपके आंसर सी सही है। तो यहाँ तक हमने 3 चैप्टर को बहुत भली बात तरीके से समझाया है। वीडियो का लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरी चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊंगा यहाँ पे, और कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होगी जिसे हम छोड़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपको जल्दी ही आपको मिल जाएगा। हम क्लास 6 NCERT का 4th चैप्टर लेके आया हूँ जिसमें मानचित्र को बताया गया है। हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, वीडियो पे आप बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानचित्र होता है क्या, उसको हम पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग को नापने के माध्यम से जो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अ मैप इज हिंदी में एक बार फिर से बताता हूँ। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? आपका ये मानचित्र कहलाता है। इसके बाद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा थीमेटिक। यानी 3 प्रकार के मानचित्र आपको यहाँ पे पृथ्वी में बताए गए हैं कि 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। आगे चलते हैं हम इन मानचित्रों के आगे चलते हैं, और आपको बता दूं मानचित्र को पैमाने किस हिसाब से नापते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक आपका होता है भौतिक पैमाना। कौन सा होता है? भौतिक पैमाना। भौतिक पैमाना वो पैमाना कहलाता है, भौतिक पैमाना वो पैमाना कहलाता है। एक होता है आपका भौतिक पैमाना। भौतिक पैमाना वो कहलाता है जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति है, जैसे पर्वत, मैदानों, महासागरों आदि को दर्शाने वालों को हम भौतिक या उच्चावन मानचित्र कहते हैं। फिजिकल मैप में हम क्या कहते हैं? जिसमें आपको पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, आज महासागर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो इन्हों को दर्शाया जाता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपको प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन, जो प्रकृति द्वारा निर्मित चीज़ों का वर्णन होता है, उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे मानचित्र में दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी आपने देख रखा है नेचुरल, शोइंग क्या है? नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज ए
प्लेट्स, प्लेन रिवर्स, ये सब चीज़ों को जो दिखाया जाता है उसको हम भौतिक मानचित्र बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है। राजनीतिक मानचित्र राज्य के नगर, शहर तथा गाँव एवं विश्व के विभिन्न देश व राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग को यही नहीं पता रहता कि मानचित्र कितने टाइप के होते हैं, हमें किन मानचित्रों को हमको लेना है। तो आपकी आवश्यकता के अनुसार मानचित्र को खरीदना चाहिए। तो ये जो आपने साधारण मानचित्र देखते हैं आपको, वो मानचित्र आपका राजनीतिक मानचित्र कहलाता है, पॉलिटिकल मैप कहलाता है, जो आपने अधिकांश कहीं ना कहीं लगे हुए देखते हैं, चाहे मेट्रो में देखें, चाहे आप रेलवे में देखें, या किन्हीं घरों में अपने जो यूज कर रहे हैं वो अधिकतर लोग कौन से यूज करते हैं, आपका राजनीतिक मानचित्र कहलाता है, क्योंकि इसमें गांव, शहरें तथा विभिन्न देश की लगे हुए सीमाओं को यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे आपको थीमेटिक मानचित्र, कुछ विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाली, जैसे सड़क। अब जिसमें आपने देखा होगा सड़क है, वर्षा मानचित्र आदि के विवरण को दर्शाने वालों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों प्रकार के मानचित्रों को एक आप भली बात ही समझ गए होंगे, जिसमें नेचुरल रिसोर्स कहलाता हुआ आपका भौतिक होता है। राजनीतिक का वह है जिसमें आपको सीमाएं बताता है, राज्य की, किस देश की सीमाएं किससे जुड़ी हुई है, इस सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, आपको पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मैप। और थीमेटिक मानचित्र में जिसमें क्या बताता है, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि का विवरण को दर्शाने वाले चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। तो तीनों मानचित्रों को आपने भारी बात समझा है। हम मानचित्र के बारे में और भी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या है। अब मानचित्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ मैप क्या है, कंपोनेंट ऑफ मैप। पहले क्या आपकी दूरी है, दूसरा आपका दिशा है, और तीसरा जो है आपका वो है प्रतीक, यानी लोगो, डिस्टेंस, डायरेक्शन और प्रतीक। ये मानचित्र के तीनों घटक हैं, इनको भी आप भली भांति से समझ लीजिएगा क्या है, इनको भी हम देखेंगे एक एक करके, वीडियो पे बने रहिएगा। मानचित्र, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। आपने जितने मानचित्र देखा है वो सब चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है, उसको ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करते हैं। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, उन्हीं रेखा को हम मानचित्र कहते हैं। एक ये है। दूसरा क्या है कि याद रखिएगा कि एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाना खींचा गया मानचित्र क्या कहलाता है, खपक कहलाता है। और तीसरा क्या है, कोट है। तो इसमें कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी गलत है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमने मानचित्र के द्वारा जितनी भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे। आज हम क्लास 9 की एनसीईआरटी लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे पूरे सिलेबस के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए हम चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन चैप्टर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपका जो 9th की एनसीईआरटी में है उसमें हम पहला जो चैप्टर आपका पढ़ेंगे भारत के आकार और स्थिति की पढ़ेंगे। दूसरे की बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, अपवाह तंत्र, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जलवायु पढ़ेंगे, किस तरह से जलवायु है, कैसे यहाँ पे वर्षा होती है, कैसे ऋतुएँ चेंज होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हम प्राकृतिक जो हमारे पास जो वनस्पतियां हैं उनके बारे में, और वन्य जीव जो हमारे पास हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पॉपुलेशन इन जनसंख्या को पढ़ेंगे, और लास्ट में आपकी कुछ शब्दावली इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं ये बेसिक एनसीईआरटी, यहाँ से चीज़ें दे आपको अच्छे से पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो आप ज़रूर हाई लेवल तक के एग्जाम उन सब चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और 9th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी जियोग्राफी का पोर्शन है आपका यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कह दो इस सब एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला अध्याय। पहला अध्याय क्या है आपका, भारत के आकार व स्थितियाँ। ये पहला अध्याय आपका है। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं। इसमें हम आपको पहला अध्याय में इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ेंगे, भारत की स्थिति पढ़ेंगे। इसके बाद भारत और विश्व पढ़ेंगे, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पड़ोसी देशों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को पढ़ना। आपको यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको करा दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सामान्य सी जानकारियाँ हैं उनको हम देख लेते हैं।
भारत का जो है विस्तार की बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, तो वह कितने पे है यहाँ पे आपको दिखाया गया है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है विस्तार है। विस्तार आपने देख रखा, चलिए आपको हम मैप में भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बात करेंगे, ये देखिए यहाँ से जो बात करेगा ये एक ये विस्तार की बात करेंगे। देखिए ये वाला पॉइंट है आपका, एक ये पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। हमारा ये जो विस्तार है ये इसको हम बोलते हैं कि आपको नीचे से लेकर ऊपर तक जब जाएंगे और साइड में जाएंगे तब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, हाँ यहाँ से भारत का विस्तार है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो हमारा जो लास्ट साइड है दोनों तरफ का उसका हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार यहाँ आपने देख रखा है, इस चीज़ों को इसलिए मैं पहले इंडिकेट कर रहा था। यहाँ पे 8.4 लिखा हुआ है, ये आपने देख रखा है। मुख्य भूमि का विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पे आपको देख रखा है 37 डिग्री 6 मिनट आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। इसी चीज़ को हम पहले आपको बता रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम पूर्वी देशांतर की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे। ये आपको थर्ड पॉइंट है जो हमने आपको यहाँ से यहाँ तक बताया था। तो आपने देख रखा है 57 डिग्री, देख रखा ना 57 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखिए 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ पे। लेकिन यहाँ से कहाँ तक चल रहा है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, यानी यहाँ से लेके कहाँ तक है ये 97 डिग्री कितना है आपका पूर्वी देशांतर तक स्थित है। यदि हम कुल लंबाई की बात करते हैं, कुल लंबाई की यदि हम बात करते हैं, ये देखिए लंबाई आपको बताई गई है। ये लंबाई आपको एक बार फिर से हम इंडिकेट करवा दे रहे हैं। ये लंबाई, ये वाली जो लंबाई है आपकी, तो कहाँ कितनी दी गई है 32-14 किलोमीटर आपको यहाँ पे बताया गया है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 32-14 किलोमीटर है और हम चौड़ाई की बात करेंगे तो 29, यहाँ पे आपने देख रखा है यहाँ पे 29-33 किलोमीटर है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्थलीय सीमा की बात करते हैं, स्थल जहाँ पे है उसकी सीमा की बात करेंगे तो कितना है 15,200 किलोमीटर है। किसकी सीमा बात करेंगे, स्थल सीमा बात करेंगे। और तटीय रेखा जो तट के में स्थित है, तटीय रेखा है, उसकी बात करेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर है। तो ये हमारा जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सामान्य जानकारियों को आप तक हम पहुंचा दिए हैं। आगे इसके बाद हम बात करेंगे, जो भी दिक्कत हो हमें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लिया करिएगा। और आगे भी बात करते चलिए, एक बार और कुछ मानक रेखा की बात करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम की समय रेखा जो है कैसे निर्धारित की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। समय रेखा को किस तरह से निर्धारित करते हैं। मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम 82.32 मिनट पूर्वी देशांतर, कहाँ से 82.30 मिनट पूर्वी देशांतर से, ठीक है ना। इसके बाद उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। ये जरूर परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए याद रखिएगा कितने घंटों का अंतर है, 2 घंटों का अंतर है। मानक समय रेखा जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, मकर रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन कितने हैं 82.5 डिग्री की बात कर ले, 82.5 डिग्री, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 82.5 डिग्री को। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। और भी आगे हम चलेंगे, कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी देश लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए ये जो हमारी जो कर्क रेखा, ये वाली जो रेखा है दिखा दे रही है आपको, ये कर्क रेखा है। ये आपके भारत का मैप है। ये 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, आपके भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क रेखा कितने राज्यों में जाती है, उनको भी हम आपको यहाँ पे मैप में भी दिखाएंगे और बताएंगे भी। देखिए 8 राज्यों में होके जाती है। जो आपका पहला राज्य यहाँ पे है आपका गुजरात, यहाँ से दिखा दे रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये जाती है। पूरे के पूरे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, वहाँ पे नंबरिंग भी की गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको कर्क रेखा के बारे में चीज़ें पूरी जानकारी हो गई होंगी। आपको बता दूँ मैं हर एक चीज़ों के कम बारीकी से लेके आ रहा हूँ जिससे आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएं।
कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं इसी टॉपिक पे, और जितने भी चीज़ें क्लियर ना हो पा रही हूँ तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए करिएगा। इसके बाद हम और भी बात करते हैं क्षेत्रफल की। यदि हम बात करते हैं क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारा 32,87,263 किलोमीटर हमारे भारत का जो है क्षेत्रफल है। विश्व का भौतिक क्षेत्र का यानी भौगोलिक क्षेत्र की बात करते 2.4% है। कितना है? 2.4% है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा 7वां? आप हमें कमेंट के माध्यम से उन सभी 6 देशों के नाम बताइएगा जो भारत से बड़े हैं, ठीक है ना। उन सब चीज़ों को हम आपको बता दूंगा। या हालांकि यहाँ पे मैप में दिखाया गया है सभी चीज़ों के लिए। आपने देखा पहला रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ये भारत है। ये सब चीज़ों के यहाँ पे दिखाया गया है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। इसके बाद हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या आपने देख रखा है। आपको इस तरह से याद करना है 12, 10, जिस तरह से कॉमा लगा हो उस तरह से याद करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत रहेगी। 1, 2, 10, 193, 422 इस तरह से याद करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। आगे भी हम चलेंगे, हर एक चीज़ों को हम डिस्कस करते रहेंगे। भौतिक स्वरूप की बात करेंगे। क्या है भौतिक स्वरूप? मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार व बंगाल की खाड़ी है। आपने देख रखा है अंडमान निकोबार और महाद्वीप और बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे आपने देख रखा है अंडमान निकोबार और ये द्वीप समूह यहाँ की बात कर रहे हैं, और यहीं पे आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे। दक्षिण पश्चिम में ये देखिए यहाँ पे आपका ये लक्षद्वीप स्थित है। हर चीज़ को हम यहाँ पे आपको अगर दिखाएंगे मैप के थ्रू तो चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। वीडियो पे आप बने रहिएगा। तो हम बात करेंगे, यदि हम बात करेंगे आपको कहाँ पे बात करेंगे, दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पे हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका लक्षद्वीप स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व की सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। आपने देख रखा है यहाँ पे हिमालय श्रृंखलाएं बहुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उत्तर पश्चिम में ये चीज़ें आपको हिमालय यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे, आप वीडियो पे बने रहिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके दक्षिणी वाला भूभाग उत्तर से चौड़ा है। इस वाले भूभाग की यदि बात करता दक्षिणी आपका ये भूभाग ही है। ये जो भूभाग है वो किससे चौड़ा है? आपके उत्तर वाले क्षेत्र से ये चौड़ा है, तथा पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व बंगाल की खाड़ी स्थित है। यहाँ पे इस चीज़ में आपका अरब सागर है, ये पश्चिम वाला आपका क्षेत्र है, और यहाँ पे आपका कौन सी चीज़ें स्थित है? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ गई होंगी। आगे चलेंगे इसके बाद हम पूरी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक चीज़ है, उनको भी हम देख लेते हैं। हम भारत में बात करते हैं, इसका जो हम राजनीतिक विभाजन प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे तो भारत को 28 प्रदेशों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है। पहले 27 प्रदेश से, लेकिन आपको याद होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग होने की वजह से 28 प्रदेश हो चुके हैं, ठीक है ना, और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। ये तेलंगाना की बात इन्होंने बता दी है। 2 जून 2014 को तेलंगाना नया बना था। और इसके बाद जम्मू कश्मीर को लद्दाख, याद रखिए जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। जो जम्मू कश्मीर था उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पहले की बात करते हैं लद्दाख और दूसरा क्या था? जम्मू कश्मीर। दमन व दीव तथा दादर एवं नगर हवेली को संयुक्त कर दिया गया। दमन द्वीप तथा दादर एवं नगर हवेली को क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे पूरी चीज़ों का। वीडियो पे बने रहिएगा। जो भी चीज़ें डिस्टा आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। जो भारत के पड़ोसी देश है वो आपके कितने हैं? वो आपके 7 देश हैं, यहाँ पे बताया गया है। चलिए इनको हम एक एक मैप के थ्रू देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान आपको पहला है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और क्या बर्मा, ये म्यांमार। तो कितने हो गए आपके? याद रखिएगा 1 2, ये आपका 3 4 5 6 और ये 7। और ये एक टापू में बैठा हुआ है, कौन सा है? ये आपका कौन सा है? श्रीलंका, जो इस तरह के नारियल के आकार में आपको दिखाई देता है। उसी चीज़ों की हम बात करेंगे। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप हैं, एक है श्रीलंका, दूसरा मालदीव।
ठीक है ना, ये आपका ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन सी? एक श्रीलंका है, दूसरा मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल समाधि, याद रखिएगा हम जिन चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं, भारत और श्रीलंका के बीच, यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं कि बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नान की खाड़ी है, ठीक है ना। क्या है? पाक जल संधि और मन्नान की खाड़ी है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको हम डिस्कस करते हैं। भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम बात कर लें थोड़ा सा। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। यदि हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे तो उनको भारत का दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं। उत्तर में आपको चीन यानी तिब्बत मिलेगा, चीन में नेपाल और भूटान के साथ साथ आपको पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इसकी सीमाएं है। आपको मैप के थ्रू चीज़ें आपको दिखा चुका हूं, तो एक बार आप वीडियो को रिमाइंड करें, पीछे करके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, आपकी चीज़ें वहां से क्लियर हो जाएंगी। दक्षिण में बात करेंगे, दक्षिण में हमारे समुद्र पार के हमारे 2 पड़ोसी द्वीप है, एक श्रीलंका है, दूसरा क्या है? मालदीव है। ये चीज़ें आपको क्लियर में हमने पहले ही बता दिया था। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल समान तथा मन्नान की खाड़ी है। इन सब चीज़ों को भी हम आपको बता चुके हैं। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ये चीज़ें आपको पता है। सिर्फ पाकिस्तान की यदि हम बात ना करें तो हमारे संबंध पड़ोसी देशों से अच्छे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भारत और विश्व की बात करेंगे। भारत और विश्व की बात कर लेते हैं, एक बार ज़रूर हम बात करेंगे भारत और विश्व की। भारत और विश्व की क्या बात है उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, भारत और हम विश्व की बात करेंगे तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। पूर्व और पश्चिम के कहाँ पे स्थित है? बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण का विस्तार है। कहाँ का विस्तार है? दक्षिण का विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशिया के देशों पे को मिलाता है। भारत केंद्र शासित प्रदेश प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में सिरवत फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के मध्यम में निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। जो भी डाउट है अपने कमेंट के माध्यम से बताया जरूर करिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग। भारत विश्व के देशों में साथ संयुक्त युगों से पुराना है। जो हमारा संपर्क है वो कई एकदम प्राचीन की बात करते हैं। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ से भी चीज़ें आपको देखेंगे व्यापार चलता आ रहा है। तो यदि कह सकते हैं हमारा जो व्यापार है जब दूसरे पड़ोसी देशों से करते हैं तो वहाँ पे व्यापार मार्ग जरूर रहते हैं, ठीक है ना। परंतु यह समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों के अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। आपको हम जैसे आपको बताएं कि जैसे किस तरह से वास्को डी गामा भारत आया, कैसे लोग पुर्तगाल लोग आए, तो उन सब चीज़ों का आपको हिस्ट्री जब बताएंगे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। तो ये भी चीज़ें आपको वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगी। अभी थोड़ा सा जानकारी रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स है। समुद्री मार्ग बहुत समय ज्ञात नहीं थे। मसाले, देखिए सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? हमारे जो साउथ की बात करते हैं सबसे ज़्यादा मसाले वहाँ पे खेत पाए जाते हैं। तो मसाले, मलमल आदि कपड़े व्यापार के सामान भारत के विभिन्न देशों से लाए जाते थे। आपको पता है मलमल कपड़ा बहुत ज़्यादा हमारे अब तो बांग्लादेश की सीमा पे आ गया है, लेकिन पहले ढाका में जो है वो बांग्लादेश जो है भारत के हिस्सा था। तो ढाका जो क्षेत्र है वहाँ पे मलमल कपड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके विपरीत यूनानी स्थापनाकर्ता एवं पश्चिम एशिया की वस्तुकला के प्रतीक मीनारों में गुदम्बों का प्रभाव हमारे देश में विभिन्न भागों में देखा गया है।
तो इन सब चीज़ों को आपने देख रखा है, किन किन चीज़ों कैसे हम आपको पढ़ेंगे। एक बार इस मैप को जरूर आप अध्ययन कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया करेगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिएगा, हम चीज़ों को आपको जरूर बताया करेंगे। देखिए इसके बाद हम चैप्टर 2 को हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे, आइए उनको भी हम एक टॉपिक एक नज़र देख लेते हैं। आपका चैप्टर 1 वहाँ से कंप्लीट होता है, इसके बाद हम चैप्टर 2 को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद हम चैप्टर 2 में हम बात करेंगे किन चीज़ों को कवर करेंगे, उसके बाद उसको हम देख लेते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, प्लेट विपरीत के सिद्धांत, हिमालय पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न MPPSC में इस बार जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आप जरूर पढ़िएगा। उत्तरी मैदान, पर्वतीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इन सभी चीज़ों का, हालांकि एक बार मैं आपको वीडियो जरूर जियोग्राफी के आपने वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पूरी चीज़ आपको मैप के थ्रू बताई गई है, लेकिन वो NCERT का नहीं था, लेकिन ये NCERT इसलिए चीज़ों को हम पूरा चलाएंगे। यहाँ से वीडियो पे आप बने रहिएगा। चलिए यहाँ इसी वीडियो पे आपको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न स्थलिक के कारण, ठीक है ना, रीजन। भारत एक कौन सा बिल्कुल स्टे पॉइंट में आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जिसमें हम बात करेंगे किन किन चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया हूँ। इसका भौतिक स्वरूप है उसको हम देखेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे टेक्टोनिक थ्योरी देखेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखेंगे, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन सब चीज़ों को हम क्लियर करेंगे ये चैप्टर 2 में, क्लास 9 की NCERT है जियोग्राफी की। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न स्थलाकृतियों का कारण क्या क्या है, इनकी बात करेंगे। तो आपको पता है भारत एक विशाल भूभाग है, ठीक है ना। इसके निर्माण जो है, इसका निर्माण की बात करेंगे विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। जो इसका निर्माण है विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। इनके उच्चावनों को प्रभावित किया गया है, जिससे इनके उच्चावनों को प्रभावित किया गया है, ठीक है ना। भूगर्भीय के निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रिया, जैसे आपका क्या हो, अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ, तो इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेंगे। इन क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का हम एक बारीकी से अध्ययन करेंगे। अभी हम जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे उन चीज़ों को आपको कवर करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इन भौतिक आकृतियों का निर्माण व्याख्या करने के लिए क्या करेंगे, एक हम आपका जो आपको टेक्टोनिक थ्योरी उनको हम करेंगे। चलिए टेक्टोनिक थ्योरी होती क्या है उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या होती है, इन सब चीज़ों को एक बार कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी, याद रखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी परपट्टी की 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेट से बनी होती है। पहला पॉइंट जो आपको है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के प्रश्न MPPSC में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। ये क्या बोलता है, ये सिद्धांत है हमारा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो इसमें है, इसके परिणाम स्वरूप वलन, वृषण एवं ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। चौथा जो टॉपिक है, सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। ये आपने देख रखा है, इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, एक बार आप जरूर देखिएगा इन मैपों में। देखिए ये आपका क्या है, देखिए आपकी जो पृथ्वी है, आपका जो आकार नुमा है, आपको NCERT में देखेंगे सभी चीज़ों का आपको बिल्कुल मिलेगी। एक बार आप इन चित्रों को जरूर गौर से देख लीजिए, इनके बाद इनको हम आगे से आपको पढ़ाते हैं, आगे चीज़ों को हम आपको बताते हैं। इसके बाद हम देख लेंगे अंटार्कटिक प्लेट, ये पैमाने पर आधारित नहीं है। ये देखिए प्लेट की गति की दिशा, विनाशकारी प्लेट सीमा, निर्माणकारी प्लेट सीमा, अनिश्चित प्लेट सीमा, इनको यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या आपका दक्षिण अमेरिका प्लेट है, उत्तर अमेरिका प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो इन सब चीज़ों की, यूरेशियन प्लेट, इन सब चीज़ों के यहाँ पे बताया गया है। हर चीज़ की न कुछ सीमाएं होती हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको इंग्लिश में बताया गया, आप वहाँ पे हिंदी में नहीं, तो आप इंग्लिश में ज़रूर एक बार देखिएगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे गोंडवाना भूमि की बात करेंगे। तो प्राचीन भूभाग गोंडवाना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग का विशाल क्षेत्र